हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सबसे स्टेबल सपोज ब्यूटेन ही है, तो ब्यूटेन का सबसे स्टेबल जो कन्फर्मर है वो ये वाला है। दिस इज द स्टेट जहां पे वो सबसे ज्यादा हैप्पी रहता है गाइस। दिस इज द स्टेट जहां पे वो सबसे सबसे ज्यादा हैप्पी रहता है। ठीक है, ये सब स्टेट्स पे ही इज ओके, ब्यूटेन इज ओके, उसमें दिक्कत नहीं है कोई। इन सब स्टेट पे थोड़ा नाराज है वो। ठीक है, और इन सब स्टेट पे तो बहुत बहुत ही भारी मुसीबत पे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट हम ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि 100% मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहे, बिकॉज अगर 100% इस फॉर्म में रहता तो डायपोल मोमेंट की रीडिंग तुम्हारे पास में क्या आनी चाहिए थी बताओ? जीरो। समझ रहे हो? बिल्कुल जीरो। जब ये बिल्कुल जीरो आनी चाहिए थी, जब हमने उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो चेक करने से हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आता है। व्हेन एक्सपेरिमेंटली डायपोल मोमेंट ऑफ ब्यूटेन वाज कैलकुलेटेड, it was found to be non-zero, which clearly indicates that molecule does not exist only in anti-form. ठीक है, because anti-form has zero dipole moment. सही बात है। इनफैक्ट ब्यूटेन exists in गॉश फॉर्म एंड एंटी फॉर्म। अब वो ये बोल रहा है कि इन इन सारी फॉर्म्स में से भी हम ये मान सकते हैं बच्चों कि इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, ये तो है ही नहीं, खैर दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। वो तीसरा वाला क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? तीसरा वाला क्यों? कौन सा वाला? सर जो फुल्ली एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड। या बेबी प्रदीप। ओफ माय गुडनेस, दैट इज समथिंग न्यू। ये क्या था सर? आई डोंट नो। किसकी माइक से आवाज आई थी? Zeal Academy. रील एकेडमी। गॉड यार, जीर एकेडमी को निकाल देते हैं। हेलो प्रदीप। अरे अब मत डराओ यार, हार्ट बीट तेज हो जाता है वैसे ही। हाँ, जील एकेडमी प्लीज। हाँ चलो। Why are these graphs curves and not straight lines? मतलब ये स्ट्रेट लाइंस का मतलब तुम्हारे काफी काफी इंटरेस्टिंग डाउट है। क्यों भाई? Why are these graphs curved and not straight lines? कोई कोई रीजनिंग? चलो हम इस पे 5 मिनट टाइम लगा लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन होता तो उसका सिग्निफिकेंस हम समझते हैं कि क्या होता है? व्हाट डज दिस काइंड ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट? ऐसा ऐसा मॉड्यूलस ग्राफ। ऐसा एक्चुअली इन, मतलब मैं बोलूंगा कि स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं सोचना चाहिए। सुनो, स्ट्रेट लाइन में इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि सर पोटेंशियल एनर्जी सडनली चेंज हो जाएगा एंड हाँ, पॉइंट्स। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में सडनली चेंज तो नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन नॉन डेरिवेबिलिटी है। नॉन डेरिवेबिलिटी का मतलब ये है द रेट एट विच इट वाज चेंजिंग जस्ट बिफोर दिस पॉइंट is different from the rate at which it is changing just after this point. The rate at which it is changing, which is not making sense. There is no point कि यहाँ पे इसका rate of change इतना ज्यादा डिफर करना चाहिए था। समझ रहे हो? अलग अलग स्लोप होने की वजह से इसके बजाय क्वाइट लॉजिकली हमें एक्चुअली ऐसा ग्राफ समझ में आता है, ठीक है, कि वो स्मूथ ट्रांजिशन पे जा रहा है। द रेट इज एक्चुअली चेंजिंग स्लोली, नॉट सडनली। ठीक है। दूसरा, जब तुम किसी थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो इसे, ठीक है, तो हमें ये बात क्लियरली समझ में आती है दैट द जो भी हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी विल डेफिनेटली बी नॉट अ फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है ना यार। ठीक है ना तरुण? हाँ तो क्योंकि ये लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा नहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होना कोई लॉजिकल नहीं होना चाहिए ऐसा हमारे पास में। तो खैर, काम की बात ये, मैं ये बोल रहा था तुमसे कि ये अभी हमारे पास में ये तीन 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 हमारे पास आइसोमर्स हैं। तो इन तीनों आइसोमर्स में तुम क्या पूछ रही थी प्रतीक्षा? आपने बोला ना कि गॉश और एंटी एग्जिस्ट करते हैं। वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? फिफ्थ वाला यार, फिफ्थ वाला तो सेम उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता प्रतीक्षा। पहली बात तो मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। मैं तो बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 100%
इसके अंदर कवर हो जाएगा। अब वो हो सकता है कि 98% हो या 99% हो या 95% के आसपास ही हो, समझ रही हो? ऐसा हो सकता है कि 5% इन सब में रहे, फिर वो 5% तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए प्रतीक्षा कि तुम सिर्फ ये पॉइंट और ये पॉइंट ही क्यों डिस्कस कर रही हो, तुम ये क्यों नहीं डिस्कस कर रही जो यहाँ से यहाँ इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, समझ रही हो? सर मैक्सिमम दूसरे वाले। बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्ट करने से अच्छा तो किसी भी पॉइंट पे इसके दोनों तरफ एग्जिस्ट करे, अच्छा ही है ना भाई। Yes, sir. तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो जब इनफैक्ट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन भी कर रहे होंगे ना प्रतीक्षा, तो जब स्नैपशॉट खींचोगी तो तुम्हें कोई ना कोई तो यहाँ मिल ही जाएगा, ऐसी कोई खास बात थोड़ी है। ये वो एक्टिवेशन एनर्जी की तरह है जिसमें से कोई ना कोई क्रॉस तो कर ही रहा होगा। तो इट इज नॉट अबाउट कि यहाँ पे क्यों नहीं है, इट इज अबाउट यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है क्या? Yes, sir. तो अगर हम ये 3 फॉर्म्स ही मेजर फॉर्म्स मान रहे हैं, जो लोग चुप बैठते हैं अपना प्लीज एकदम आंखें खोल के एकदम ध्यान से सुनना, तुमसे पूछा जाए तो बहुत डांट खाओगे तुम। 100 मार्क्स के केमिस्ट्री पेपर में 90 किसी का आया है क्या? 100 मार्क्स का पेपर था ना केमिस्ट्री का, इट वाज 100 राइट, किसी का 90 आया है क्या? नहीं सर, थैंक, तुमने पहले ही बता दिया। अच्छा 8 मार्क्स से रह गया। अच्छा, कितना आया भाई? 82। 82। 80 प्लस कितने लोग आए भाई 100 मार्क्स में से? मेरा भी। अच्छा 79 टच किया। 79 टच किया पार्थ, ऑलमोस्ट 80। ऑलमोस्ट 80। सर हाँ, इस बार तीनों में बैलेंस बना के चला है, एक में 18, एक में 19, एक में 20 का रखा। अच्छा सोहम कितना है तुम्हारा? 90 है। गुड गॉड, गुड गुड 90। थैंक गॉड सोहम, थोड़ी इज्जत रख ली तुम। आयनिक में गया। हैं क्या चीज? आयनिक में गया सोहम सर का? उल्टा सीधा काउंट कर लिया, नाइट्रोजन को कार्बन से रिप्लेस कर 10 दिया। by 9 3.3 कर दिया। हाँ सर। ओह ज्यादा टाइम गया, टाइम तो जाएगा ही सोहम, 90 लाना। अच्छा अब मैं तुम सब से बोलूंगा कि तुमने उस पेपर को देखा? मैंने तो आज डिस्कशन में देखा गाइस, मतलब तुम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में रेजोनेंस का बुकलेट सर ने ग्रुप पे डाला है क्या, बताओ मुझे? हाँ सर। हाँ सर। डाला है। तो तुमने उसका एक एक सवाल सॉल्व किया है क्या प्रतीक्षा? सर फर्स्ट वाली एक्सरसाइज की है। तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज करने के बाद में प्रतीक्षा तुम OH माइनस वाला डाउट कैसे पूछते हो? उस मोमेंट पे मैंने कुछ और ही कर लिया, उस क्वेश्चन में पूरा लंबा लेकर गई तो बीच में लॉग में अटक गई। तुलिका कितना आया केमिस्ट्री में, अगर मतलब चैट पे बता दो अगर याद हो तो। हाँ उत्कर्ष तुमने बताया। ओके सी गाइस, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, द पेपर वॉज वेरी वेरी इजी, इट वॉज वेरी वेरी इजी। मतलब मेरे को पता नहीं था पेपर का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर रहा है, नहीं तो मैं इतना पेपर इजी पेपर जाने ही नहीं देता। ठीक है, नॉट स्कोरिंग इन दिस पेपर। ओके उत्कर्ष, कितना आना चाहिए था? नॉट स्कोरिंग इन दिस पेपर, आई डोंट नो कितना आना चाहिए था, इट डिपेंड जिस 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 जो बच्चा क्लास में ढंग से सुन रहा है उसमें मेरे हिसाब से किसी एवरेज बच्चे का मतलब 60-70 तक तो आना ही चाहिए भाई इस पेपर में। उससे कम तो मार्क्स किसी एंगल से नहीं बनता है किसी भी हालत में। ओके आदित्य, ओके तो मैं थोड़ा वही सरप्राइज था डिस्कशन करके कि तुम लोग कैसे कैसे डाउट से पूछ रहे थे, कैसे कैसे सवाल थे उसमें भी गलत करके आए। अनीश कितना आया केमिस्ट्री में? चैट पे बता दो भाई। ओके एक जगह एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो गई, मतलब एक स्ट्रक्चर को रिपीट कर लिया जैसे, मतलब वो भी अच्छा हुई mistake। अच्छा संजय, और सर संजय उत्कर्ष आदित्य अंशु, अटेम्प्ट किया तो 90 आ गया। 90 कैसे आ गया पार्थ? वो तुमने वो रीअटेम्प्ट के बाद, मतलब सिली मिस्टेक की थी तो वो सारी दिख गई हाँ बाद सर, में। वो हटा के मेरा भी।
हाँ, सारे फिटजी वालों से भाई मैं ही बोलूंगा पहले तो भाई 0.00 का रूल याद रखो। मतलब एक स्ट्रक्चर जैसे बोलो बोलो, हाँ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो पार्थ? सर एक क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर रिपीट है, एक में कैलकुलेशन में से ऐसे करके। ओके, प्लीज बकल अप। आप जो है सभी को मैं बस ये वार्निंग दे रहा हूँ दैट यू आर इन अ वेरी ग्रेव सिचुएशन, बिकॉज सब कुछ तुम्हारा ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है? तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पेपर तो आसान शायद आ जाएगा, बट तुम आसान में भी शिट ना करो, ठीक है? तुम लोग सब जो है इडियट्स टाइप अपना आईक्यू ना शो करो, थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, ठीक है? एवोल्यूशन चेन को थोड़ा सा आगे पुश कर लो किसी तरह से। उस आयनिक इक्विलिब्रियम की शीट का एक एक सवाल सॉल्व करो, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, यस सर। ओके ठीक है? हाँ नीश, शिविन तुम जो है एकदम आराम करो, तुम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लो, उसमें स्कोर बता देना अपना, ठीक है शिविन? कोई फायदा भी नहीं तुमसे करवाने से। तुम एक्चुअली मेहनत करके फिर एक ही सब्जेक्ट करो तो फायदा क्या? तो मेरे को दुख होता है फिर वो कि इससे अच्छा एक्चुअली तुम एंजॉय करो, चिल मारो तुम। चलो, सॉरी सर। तो ये ऑलमोस्ट 100% हमारा कवर हो जाता है इन 3 फॉर्म्स में, 3 कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में। क्योंकि इसका 0 है और इन दोनों का 0 नहीं है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि बाकी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? बाकी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो वही वो नीचे बता रहा है, ठीक है, कि एक्चुअली म्यू नेट क्या हो जाएगा बताओ? μ1 x1 हो जाएगा प्लस μ2 x2 हो जाएगा प्लस μ3 x3 एंड सो ऑन, जितने फॉर्म्स है उन सब टोटल का सम हो जाएगा, राइट? जब इन सबका सम हो जाएगा, x2 x3 are mole fractions of different conformational isomers and μ1 μ2 are their dipole moments, ठीक है? सब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई सबको समझ में आ गया तुम्हें? सपोज जैसे मैं म्यू म्यूटेन की बात करूं तो क्या हो जाएगा बताओ? म्यू एंटी इंटू एक्स एंटी और प्लस म्यू गॉश इंटू एक्स गॉश। अच्छा गाइज, इसमें एक टर्म और आनी चाहिए थी क्या? नहीं। इसमें क्या हुआ? दिस एक्चुअली एक्स गॉश कंटेन्स क्या बताओ? दिस एक्चुअली कंटेन्स एक्स गॉश इनैंशियोमर 1 प्लस एक्स गॉश इनैंशियोमर 2 का टोटल सम। एंड क्योंकि स्टेबिलिटी में दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। बोलो सही है कि नहीं है? ठीक है, तो ये जो भी सम था ये 2 टाइम्स दिस करने से हमारे पास जो नंबर आता है, 2 इंटू दिस करने से जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्योंकि दोनों इनैंशियोमर हैं तो गाइस दो इनैंशियोमर्स का डायपोल मोमेंट क्या होगा बताओ? सेम होगा, ठीक है? इसलिए हमारे पास में म्यू ब्यूटेन एक्चुअली म्यू गॉश इंटू एक्स गॉश, बस यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहां तक सबको समझा कि कोई डाउट है बताओ? ठीक है, नीचे का सेंटेंस उसी बात का जस्टिफिकेशन है। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, मैं देखो नीचे जा रहा हूं। मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन का मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म क्या है बताओ? ये एंटी में चला गया, ClCl। और लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म क्या है बताओ? ClCl गॉश पे है। गॉश यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का सवाल देखो, गिवन दैट 1,2 डाइक्लोरोइथेन एग्जिस्ट 70% इन एंटी फॉर्म एंड 30% इन गॉश फॉर्म at 25 degrees Celsius. Using the above information, which option best describes percentage population of 1,2 dibromoethane? तो डाइब्रोमोइथेन और डाइक्लोरोइथेन में ब्रोमो B बहुत बड़ा हो गया। साइज बड़ा है, वंडरवॉल्फ और ज्यादा रहेगा। अंडरवॉल स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। वंडरवॉल स्ट्रेन ज्यादा रहेगा, बिल्कुल सही बात। एंटी बढ़ जाएगा। तो इसलिए एंटी का रेशियो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये 80% 20। ज्यादा हो जाएगा। ये बातें तो खैर आंसर लिखी हुई है तो तुम्हें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी भाई, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी इशू इसमें है नहीं। एक्सप्लेनेशन तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब कुछ केसेस हैं गाइज
जिसमें क्या है कि गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो उसका पहला एग्जांपल है इन दोस केसेस वेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन गॉश फॉर्म, गॉश फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। ठीक है, अब इसको अपन देखो, इसको हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बताओ 5 to 6 मेंबर रिंग में होती है। बताओ, ये चीज हमको शायद याद होगी। इंट्रा एच बॉन्ड जो है, इंट्रा एच बॉन्ड जो है वो क्या होता है बताओ? 5 to 6 मेंबर रिंग में होता है। बोलो सही है? यस सर। Yes, sir. मेंबर। अब 5 to 6 मेंबर रिंग में जब इंट्रा एच बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इस OH को इस OH के सामने रहना चाहिए था ना। बताओ, मतलब दिस वुड हैव बीन लाइक दिस कि ये OH होता और फिर बाद में इस O का लोन पेयर होता जिसके साथ में H बॉन्डेड होता, ठीक है, और यहाँ पे एक और कार्बन होता, ये कार्बन कार्बन इस तरह से हो जाता। दिस वुड हैव बीन अ परफेक्ट 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अगर ये प्लेन में होता तो, अगर सब कुछ प्लेन में होता तो ये परफेक्ट 5 मेंबर्ड रिंग बन जाता। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली कैसा फॉर्म हो जाता बताओ? ये एक्चुअली परफेक्ट इक्लिप्स फॉर्म हो जाता। दिस वुड हैव बीन एन इक्लिप्स फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसको लॉकिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना? इसकी तरह लॉकिंग, हाँ ट्रीट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि ये जब जब तुमने इसको ऐसे प्लेन में लॉक किया तो यहाँ पे एक एक जो है वो रिपल्शन चालू है। कौन सा रिपल्शन बताओ? Engelstrom. टॉर्शनल वंडरवॉल। कौन सा रिपल्शन चालू है? देखो, आज यहाँ वंडरवॉल रिपल्शन नहीं है, यहाँ वंडरवॉल अट्रैक्शन है। पहले तो जो टॉर्शनल। हाँ टॉर्शनल, जो दो इसमें होते थे, एक होता था वंडरवॉल, ठीक है, और एक होता था टॉर्शनल। तो पहले तो क्या हुआ कि भाई टॉर्शनल रिपल्शन तो अभी भी है, लेकिन वंडरवॉल रिपल्शन जो है ये एक्चुअली चेंज होके वंडरवॉल अट्रैक्शन में चेंज हो गया है। ठीक है, अब अगर सोचो, अगर वंडरवॉल फोर्सेस अट्रैक्टिव हो जाएं तो हम लोग सबसे पहले बताओ, सबसे पहले तो जिस चीज को हम लोग रिपल्शन मान के मैक्सिमम सेपरेशन पे रखते थे एंटी पे, बताओ वो चीजें अगर अट्रैक्टिव हैं तो एक दूसरे के पास रहना पसंद करेंगी। सही बात है। तो जब ये पास रहना पसंद करेंगे एक दूसरे के, तो OH एक दूसरे के पास में रहते हैं, लेकिन साथ में टॉर्शनल स्ट्रेन जब लगना शुरू होता है तो ये नीचे से, ठीक है, इस पॉइंट से एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। दिस बॉन्ड गोज स्लाइटली आउट ऑफ प्लेन, दिस बॉन्ड गोज स्लाइटली आउट ऑफ प्लेन जस्ट सफिशिएंटली एनफ, जिससे अभी भी ये रिंग कितनी है बताओ? 5 मेंबर रिंग बनी हुई है। समझ रहे हो क्या? 1 2 3 ये वाला कार्बन, 4 ये वाला कार्बन, ठीक है, 6 मेंबर रिंग इनफैक्ट है, नहीं 5 मेंबर रिंग है, और 5 सर थोड़ा अभी एंगल स्ट्रेन भी रहता है ना? क्या होता है? एंगल स्ट्रेन भी रहेगा एंगल स्ट्रेन नहीं, एंगल स्ट्रेन क्यों रहेगा बेटा? सर, क्योंकि मतलब Sir, ring form होगा ना. नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, ये 5 मेंबर रिंग इसीलिए फॉर्म होता है। अगर सपोज मैं 4 मेंबर रिंग फॉर्म कर रहा होता ना पार्थ, तो मैं बोलता कि भाई ये ऐसे रहना चाहते थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इनको जो है इधर करके, ठीक है, तुमने इस बॉन्ड को इधर इधर शिफ्ट करके यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ले आए तुम इधर। ओके, समझ रहे हो? 5 और 6 में हम H बॉन्ड क्यों बनाते हैं पार्थ? इसीलिए तो बनाते हैं ताकि एंगल स्ट्रेन ना आए, तभी तो मॉलिक्यूल इजीली इंट्रा कर लेता है 5-6 में। अगर एंगल स्ट्रेन करोगे ना तो H बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ही नहीं है कि उसे तुम पकड़ पाओ। समझे क्या? हाँ सर। तो इसलिए जहां पे ये इंट्रा H बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, वहां पे गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी फॉर्म से। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिसाब से तो हमें एक्चुअली इक्लिप्स में होना चाहिए था। देखो बच्चों, हिसाब से तो हमें एक्चुअली इक्लिप्स में होना चाहिए था, बट इक्लिप्स से थोड़ा सा हम लोग स्लिप होके ऐसे एंगल पे चले गए सच दैट टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हो गया, टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हो गया, और वंडरवॉल अट्रैक्शन भी क्या है, ये एक्चुअली बना हुआ है अभी तक, तो ये बेस्ट पोजीशन हो जाती है। फिर ये स्क्यू रहेगी? क्या रहेगी? जो पोजीशन अभी बनी है वो स्क्यू रहेगी? नहीं, स्क्यू तो बेटा हम उसको बोलते हैं ना, जो स्क्यू हम लोग किसे बोलते थे? जो गॉश और इक्लिप्स छोड़ के सारे
तो हम लोग इसे एक्चुअली गॉशी बोल रहे हैं, ओके ठीक है, इसे हम लोग गॉशी बोल रहे हैं, ये ऑलमोस्ट एज गुड एज 60 डिग्री है। ओके अब इंटरमोलिकुलर नहीं, ये एक्चुअली इंट्रामोलिकुलर होना चाहिए, इस वर्ड को ठीक कर लो भाई। तो जहां भी आज से तुम्हें एच बॉन्डिंग का केस मिले बच्चों, ठीक है, जैसे CHO और OH, तो गाइस तुम्हें पता है ना कौन सा H बॉन्डिंग कर सकता है, CHO का H कि OH का H? OH का OH का। OH CHO का H तो कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा सा लेट इसको पकड़ रहे हैं, जिन्हें थोड़ा सा वीक लगता है, वो यहाँ पे H बॉन्डिंग वीक लगता है, वो यहाँ पे लिख लें अपने नोट्स में स्पेशली कि ये हाइड्रोजन यूजलेस है, दिस इज यूजलेस फॉर H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग के लिए इस पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ ये एक ही H एलिजिबल है, क्योंकि H बॉन्डिंग के लिए किससे अटैच होना चाहिए? FON। FON ठीक है, सेम गोज फिर ये देखो FOH के लिए, इन सब मिसिलिटी का ऑर्डर ये है। सर आप ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे सकते हो जिसमें एंगल स्ट्रेन आ रहा है? जिसमें एंगल स्ट्रेन हो, हाँ लो ये रहा, 2 पेज नीचे चले जाओ, भर भर के है, ये रहा। जब तुम साइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाओगे तो इन सब में एंगल स्ट्रेन है। देखो तरुण, इसमें सबसे ज्यादा है, दिस थिंग हैज बीन बीटन ब्लैक एंड ब्लू बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, बहुत बुरी हालत में है ये। सर इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले केस में। मतलब मैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर दूंगा ना बेटा, ये लो, तुम क्या चाहते हो कि ओपन चेन में एंगल स्ट्रेन लेके आए, ये चाहते हो क्या तुम? नहीं ये रहा न्यूमैन प्रोजेक्शन साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोप्रोपेन का। ठीक। साइक्लोब्यूटेन का कैसा बन जाएगा? देखो ऐसा बन जाएगा, देखो गाइस, ऐसे 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 ऐसे, देखो ये है साइक्लोब्यूटेन, यस सर ऐसे बन जाएगा। तो which of the following cases anti conformation has exactly zero dipole moment? अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये इंटरेस्टिंग सवाल कैसे है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, पहली नजर में सब के सब देखने पे जीरो डाइपोल मोमेंट के लगते हैं कि नहीं लगते हैं? यस सर यस सर सबके सब लगते हैं, बिकॉज क्या है, देखो अगर ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है, एंटी कन्फर्मेशन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो मैं 100 हॉर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं गाइस, तो ये वेज पे H है, थोड़ा पेशेंस से बैठ के देखो, ये डैश पे H है, अच्छा ये वेज पे H है और ये डैश पे H है, ठीक है। अच्छा यहां पे एक ग्रुप G लगा हुआ है और यहां पे एक ग्रुप G लगा हुआ है। अब अगर ये एक एंटी कन्फर्मर है, सबको दिख रहा है ये एंटी कन्फर्मर है, बोलो भाई। यस सर यस सर अब अगर मैं इसका वेक्टर ऐसा बनाऊं, अच्छा बाय सिमेट्री में ये भी बोल सकता हूं कि इसका जो भी एंगल होगा थीटा डैश, एग्जैक्टली वही थीटा डैश यहां पे होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस यस सर होगा सर होगा। इसका मतलब दीज टू वेक्टर्स जो भी अगर ये हैं यहाँ पे, दीज टू वेक्टर्स आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल, ये बात मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, दीज टू यस सर आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल। आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल, ये सही है तुल्लिका? सर वहाँ पे जो Yes, डी sir. ऑप्शन है उसमें F और Cl है, उसके लिए भी है। नहीं उसमें, हाँ इसमें नहीं होगा, ये तो चलो ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं है एग्जाम्पल।
इसमें तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज जब दोनों जी ही अलग अलग हैं तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। लास्ट वाला तो ऑब्वियसली नहीं है। हम तो पहले फर्स्ट 3 के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक कंफर्मर तो मिलेगा ना? नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि एंगल ठीक है। कंफर्मर मिल जाएगा एंटी, लेकिन उसमें एंगल एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा ना। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि जीरो डायपोल मोमेंट हिसाब से तो हो जाना चाहिए। क्यों? सपोज जी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जी पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, जी पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, बताओ जीरो हो गया। और जी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बताओ कार्बन पे प्लस आएगा, जी पे माइनस आएगा, कार्बन प्लस आएगा, जी पे माइनस आएगा, हो जाना चाहिए। सही बात है। यस तो ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे OH। जब तुम यहाँ पे OH इंट्रोड्यूस करते हो तो तुमने यहाँ पे O और H इंट्रोड्यूस कर दिया, O और H इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो, अगर मामला यहीं पे खत्म हो जाता तो ओवर हो जाता। अब OH के अंदर क्या प्रॉब्लम है? OH के अंदर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और 2 लोन पेयर और है यहाँ पे। समझ रहे हो क्या? और ये 2 लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, मुझे बताओ, पंखे की तरह ऊपर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? यस हाँ सर। अब इन 2 लोन पेयर की वजह से, ठीक है, और इस एक एक जो है हाइड्रोजन की वजह से कोई एक रैंडम डायपोल जो है वो और जनरेट हुआ होगा यहाँ पे। बताओ ऐसा कुछ, ऐसा कुछ ऐसा। और जब ये घूमता होगा पंखे की तरह तो ये डायपोल भी तो साथ साथ में पंखे की तरह इसके ऊपर घूमता होगा। बताओ। यस सर। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? this arrow actually rotates as this OH group rotates. Even in this anti conformer, अगर मैंने इतना लॉक कर भी दिया, even for fixed anti conformer अगर मैं ले लूं तो भी ऊपर के OH के घूमने की वजह से, ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम हमेशा 0 आएगा। ये कंपलसरी नहीं है। ये बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर। अच्छा, ये प्रॉब्लम कब नहीं होगी? देखो, ये प्रॉब्लम तब नहीं होगी, सुनो, जब मैं यहाँ पे OH ना लगा के एक ऐसा एटम लगाऊं, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लगाया Cl। अब क्लोरीन पे और कुछ लगाया क्या? बताओ। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? एक ही है, लोन पेयर लोन पेयर है। एग्जैक्टली कितने लोन पेयर हैं? 3 और वो 3। 3 लोन पेयर मुझे बताओ कि तीन इस बॉन्ड के सामने सिमेट्रिकली फैले होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बताओ। यस यस सर। सर यस सर। मतलब sp3 एंगल नहीं होगा, लेकिन इन तीनों का एंगल इस बॉन्ड से सेम होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस यस सर। इसका मतलब इन तीनों का जो डायपोल मोमेंट का सम होगा गाइस, वो प्लस से इधर, प्लस से इधर और प्लस से इधर करने से इन तीनों का इंडिविजुअल सम वापस इसी लाइन के अलोंग आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यस तो जब ये क्लोरीन का एटम घूमेगा तो इसके घूमने से ये वेक्टर क्या चेंज होगा डायरेक्शन में? बताओ। नहीं सर 9। So this is the answer of why 2OH attached on anti position will not give you exact zero dipole moment. काफी कुछ जीरो रहेगा बट एग्जैक्ट जीरो नहीं रहेगा। समझ रहे हो क्या? वो OH के बेंट बॉन्ड होने के लोचे की वजह से है ये। सर जस्ट बिकॉज वो 2 लोन पेयर और एक हाइड्रोजन है इसलिए। हाँ, अगर इन तीनों का, जैसे इस OH के अंदर 2 लोन पेयर और एक हाइड्रोजन का, तीनों का वेक्टर सम इसी लाइन के अलोंग होता, इसी लाइन के अलोंग होता, ठीक है, तो वो जीरो होता, लेकिन वो है नहीं। द सेम गोज फॉर नाइट्रोजन। क्या ये अमीन ग्रुप? तो N के ऊपर क्या है बताओ गाइज? 2 हाइड्रोजन है कि नहीं? और एक लोन पेयर है। यस तो इसमें भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज ये इस लाइन के अलोंग आएगा क्या? इसका सम, वेक्टर सम नहीं आएगा।
चैतल समझा क्या? हाँ सर समझ। तो जैसे मुझे मुझे तुम बताओ कि सपोज मैंने यहाँ पे CH2 और CN लगाया, तो इसका जीरो होगा या नहीं जीरो होगा? होगा क्यों जीरो होगा चैतल? सर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है और एक ही लोन पेयर है तो वो उसी लाइन में आ जाएगा। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो क्या, थोड़ा सा और मुझे एक्सप्लेन करोगी क्या? सर नाइट्रोजन का लोन पेयर। उसी लाइन में आ जाएगा, सही बोल हाँ रही सर। हो। थोड़ा ये भी बता दो कि एंगल कितना है इसका? सर 180 डिग्री। हाँ, इसका मतलब 180 डिग्री होने की वजह से ऐसा हो जाएगा ना, बताओ कि इस सी पे ट्रिपल बॉन्ड N और फिर इस सी पे ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये बताओ बिल्कुल परफेक्ट लीनियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर, SP है। तो समझ कुछ में आया? घूमने के लिए नहीं है। हाँ, कुछ एक्चुअली घूमने के लिए है ही नहीं, जैसा रहेगा वो ऐसे ही रहेगा बस। सबको समझ में आ रहा है कि क्या, कैसे जीरो नॉन जीरो हो जा रहा है डेवलपमेंट हल्का सा? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, इसको हटा रहा हूं मैं। अच्छा, द सेम गोज फॉर दिस। देखो मैं तुमसे यहाँ पूछता हूँ, जैसे अगर मैंने बेंजीन है, बेंजीन पे 2 Cl लगाए, तो इसका म्यू नेट जीरो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. बिकॉज ऑफ सेम यस रीजन, सर। होगा सर। वो 3 लोन पेयर की वजह से म्यू नेट जीरो होगा। अच्छा अच्छा, सोच के बताना। देखो बेंजीन पे, और किसी और के आंसर से जज मत करके बताना। बेंजीन पे तुमने OH और OH लगाया, इसका जीरो होगा कि नहीं होगा? Sir, chat में लिखूं? हाँ, चैट में लिख दो। हाँ, अंशुल सही है। हाँ, शौनक सही है। हाँ, नहीं, हमें कंपल्सरी बताना है। वो कभी कभार तो चलो बाई चांस हो ही सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। हाँ प्रतीक्षा, यस आर्यन, यस चेतन, हाँ तरुण, यस महक, यस पार्थ। अच्छा ठीक है, इसका बताओ। हाँ खुशी, यस निलय। देखो इसका बताओ, इसका होगा कि नहीं होगा? हाँ सोहम। देखो तुमने बेंजीन पे एक CH3 और पैरा पे एक CH3 और लगाया है, इसका जीरो होगा कि नहीं होगा? यस प्रतीक्षा, शिवेन, खुशी, अनीश, तरुण, पार्थ, आर्यन, शौनक, अंशुल, निलय। हाँ हाँ तमोली। हाँ, सबको समझ में आया, इसका जीरो होगा। क्योंकि क्योंकि अगेन तुम इसको जब एक्सपैंड करोगे तो ये फ्लावर की तरह जो खुलेगा सामान, तो इन तीनों हाइड्रोजन्स के लिए क्या होगा बताओ? वेक्टर सम क्या होगा इसका? इसी लाइन के अलोंग लाई करेगा। सेम लाइन पे आएगा। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, बेंजीन पे मैंने NO2 और NO2 लिया, इसका जीरो होगा कि नहीं होगा? मैं तुम्हारा आंसर राइट और रॉन्ग बताऊंगा, तुम लोग चैट पे दे सकते हो। ओके खुशी, ओके चैतल, हाँ शिवेन,
अच्छा अच्छा, ठीक है, सब रुक जाओ, चलो ठीक है। पार्थ, तुम बताओ कि NO2 का तुमने जीरो नॉन जीरो तुमने क्या सोच के बताया? सर अगर जैसे हम एक एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन नेगेटिव पे सिंगल बॉन्ड, अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें अगर एक चीज बताऊं कि रेजोनेंस की वजह से ये दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर हो एन पे जाते हैं। प्लस रेजोनेंस की वजह से वो मतलब 1.5 पे आ जाता है उसका हाँ, वो आ बॉन्ड जाता ऑर्डर, है। इसलिए मुझे थोड़ा ये बात अकाउंट में लेने के बाद में अपना आंसर तुम जीरो बोलोगे, नॉन जीरो बोलोगे, कुछ चेंज करोगे कि वही रहेगा? सर वो अकाउंट में लेने के बाद तो फिर सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, चलो ठीक है, देखो सुनो, सर मुझे बताओ तभी कि ये अभी ग्रुप। सर नो सर, क्योंकि वो ग्रुप पूरा घूम सकता है। अच्छा ठीक है। अच्छा पार्थ, अब मुझे बताओ ये ग्रुप बताओ प्लेनर है कि नहीं है? बोलो। यस सर, sp2 है ना नाइट्रोजन भाई, नाइट्रोजन sp2 है ना? तो अभी यस जब सर, मैंने जब दोनों दोनों बॉन्डिंग बराबर कर दिए तो इसका जो डायपोल है वो इस लाइन के अलोंग है कि नहीं, बताओ दोनों का मिला के। हाँ सर, अब जब मैंने ऐसे घुमा भी दिया पार थोड़ा सा, अगर सपोज ये ऐसा आ गया O और O, तो अभी भी इस लाइन के अलोंग है कि नहीं, बताओ ये। हाँ सर, तो अगर मैं इसे ऐसी लाइन कर घुमा रहा भी हूँ। दूं तो उससे क्या फर्क पड़ा, बताओ, इस NC बॉन्ड के अलोंग है कि नहीं वो? हाँ सर, उसी के अलावा तो मैं अगर बेंजीन पे OH लगाता तो ये टेढ़ा होता था, तो अलग अलग डायरेक्शन में OH होने की वजह से एक्चुअली वेक्टर घूमता था। लेकिन मैं बेंजीन पे NO2 लगाता हूं तो ये एक्चुअली प्लेनर है, तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर प्लेन आ भी जाते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली इन सब का क्या है, हमेशा इसी लाइन के अलॉन्ग रहता है वेक्टर। समझ रहे हो क्या? yes sir. तो वही एक्सप्लेनेशन नीचे के पेजेस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी लोगों ने जब कॉपी किया होगा गाइस, तो मुझे बताओ तुम्हारे पास इतनी सी स्पेस बची होगी कुछ नोट करने के लिए? यस सर। हाँ सर। तो इसके बाद तो स्पेस ही स्पेस है। हाँ सर, उसके बाद हाँ सर मतलब कुछ लिखा ही नहीं है। मतलब सबने अपने अपने इसको स्टॉप करने के बाद आधा एक पन्ना बचा होगा ना कहीं पे, थोड़ा सा। आई यस वॉन्ट टू सर। राइट फ्यू लाइन्स ऑन, ठीक है, ऑन अ वेरी स्पेशल थिंग दैट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, दैट इज कॉल्ड गॉश इफेक्ट। संचय, गॉश इफेक्ट पता है क्या? सर ये टर्म पढ़ा था बट अब याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? किसके रिलेटेड है, किसी कंपाउंड के लिए स्पेसिफिकली? कोई केस था शायद से। कोई केस था, ओके। आदित्य, उत्कर्ष या अंशुल, किसी को पता है, कुछ याद है क्या इसके बारे में? नहीं? सर स्टेबिलिटी से रिलेटेड था क्या? हाँ, किसकी स्टेबिलिटी और कैसे, कुछ आइडिया है? सर शायद से गॉश और एंटी के बीच में कंपैरिजन था। सर मिथॉक्सी में था क्या? हाँ सही बात है, मिथॉक्सी में होता है। सर उसमें भी कुछ वजह था ना कि गॉश से ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी से, क्यू होता है हाँ वही शायद से इफेक्ट होता है। हाँ, यस, देयर इज दिस देयर इज अ वेरी अनयूजुअल फिनोमेना एंड यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, ठीक है ना, तुम्हें पसंद नहीं आएगा गॉश इफेक्ट जो है। तो वो अनयूजुअल फिनोमेना क्या है, दैट Gauge effect is a situation where a Gauge conformer, एक मिनट
हाँ, तो गॉश कन्फर्मर जो है, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन, दैट इज मतलब ग्रुप्स एट 60 डिग्री सेपरेशन, मेन ग्रुप्स at 60 degree separation are more stable than anti-conformer even without any intra-H bonding. Even without any intra-H bonding. सर बट हमने तो वैसे किया था ना, जैसे मतलब पेपर के पहले आपने बोला था कि एकदम दूर दूर रख दो उनको। हाँ हाँ हाँ, सुनो, इसके आगे वर्ड ऐड कर लो, इन सम कंपाउंड्स, सब में नहीं होता ये, मैं तुम्हें पहली बोला तुम्हें पसंद नहीं आएगा ये, वो यूजुअल है भी नहीं भाई। The best example, one of the best examples of this situation is 1,2-difluoroethane. अब 1,2-डाइफ्लोरोइथेन में मतलब वो ये बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, पहले तो तुम मतलब समझ लो क्या बोल रहा है। इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, ये वाला जो कन्फर्मर है जिसमें F यहां पे है, देखो H यहां पे है, H यहां पे है, और दूसरे कार्बन में F सेंटर में है, यहां पे वेज पे H है, डैश पे H है। देखो ये गॉश है कि नहीं है, मतलब इसका अगर तुम फ्रंट व्यू लोगे तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा ये कि एक F इधर है, एक H इधर है, एक H इधर है, ठीक है। दिस इज मोर स्टेबल देन एक F यहाँ है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है। दिस इज मोर स्टेबल देन ये वाला कन्फर्मर जिसमें एक F ऊपर है, एक F नीचे है, H और H, H और H। ठीक है, ये इससे ज्यादा स्टेबल है। अब इसके जो एक्सप्लेनेशन है, इसके क्या मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। उसमें से एक एक्सप्लेनेशन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है। अब तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन आता नहीं है गाइस, अभी समझ रहे हो? भारी भरकम साइंटिस्ट वाला वर्ड लग रहा है। हाँ, तो तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन आता नहीं है तो प्रोबेबली या तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे और फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सर मतलब वो सिग्मा पाई, मतलब सिग्मा ऑर्बिटल रेजोनेंस ऐसा कुछ। हाँ, एक्चुअली इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो है वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके जो है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले आते हैं। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में हम H प्लस को लूज करवा के डबल बॉन्ड बनाते हैं, वैसे इसमें भी हम H प्लस को लूज करवा के जो ये फ्लोरीन के सामने, देखो ये वाले फ्लोरीन के सामने एक H आ गया है ना, हाँ और इस वाले फ्लोरीन के सामने भी एक H आ गया है। तो इन दोनों जगह से क्या है, H प्लस लूज करके, ठीक है, ओवरलैप करके डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाते हैं CC के बीच में, जिससे स्टेबिलिटी आती है। तो ये अभी बहुत ज्यादा वेलकम थॉट तो नहीं है, बट क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये मालूम चले पहले कि ऐसा कुछ एक्सेप्शनल इशू है इसके अंदर।
ठीक है, तो और इसके कौन से एग्जांपल्स हैं? अब और है इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल के अंदर तो क्या है कि भाई एच बॉन्डिंग भी होती है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम ये सबने कॉपी किया? ये एक बार पहले बताओ, सबने लिख लिया इतना? यस सर। सर 1,2 डाइमेथॉक्सी इथेन में भी होता है। हाँ होता है। जब मतलब यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आएंगे ना, एफ और एफ जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हाँ ऑक्सीजन आएगा, हाँ, अब याद आया, ऐसा ही था। तब भी होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन, ये भी नोट कर लो, CH2 OH और OH। ठीक है, इसका देखो, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल या CH2 जैसे अभी तुमने ये CH2 F और F में देखा है ना, वैसे वैसे ये F और F हटा के OMe लगा दो। अब कोई आदमी बोल सकता है कि सर एक मिनट, यहां तो सर इंट्रा H बॉन्डिंग भी हो रही है, इसलिए भी गॉस स्टेबल है यहाँ पे। लेकिन फिर OMe में तो कोई इंट्रा H बॉन्डिंग नहीं है, यहां तो नहीं होना चाहिए था ऐसा गॉस स्टेबल, यहां भी गॉस स्टेबल है। तो दिस इज बिकॉज कि जब भी यहाँ पे मेरे पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उनका फिर तो ऐसे याद करना है कि सर जि- O और F या NB? एन नहीं, एन के साथ में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। सर तो हमेशा मतलब जो आते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही आते हैं, बहुत मतलब हाईली। हाँ, तुम इसको ऐसे मत याद करो, तुम ये 3 एग्जाम्पल याद कर लो पहले तो। 1,2 डाइफ्लोरो इथेन बहुत फेमस एग्जाम्पल है, इसको याद रखो। सब लोगों ने कॉपी किया क्या, इतना बताओ। ओके, सर एक OMe में मतलब ऐसा है, OMe इटसेल्फ घूमता रहेगा तो वैंडरवाल टाइप्स। सही बात है, सही बात है। वो जो तुम बोल रहे हो ना, शौनक, उसके अंदर क्या है कि भाई इस सी पे जब मैं गॉश पे रख रहा हूं ना, तो एक तो भी पहली बात तो इक्लिप्स नहीं है ना ये शौनक, ये वेज पे एक O है और ये इस तरफ एक O है, और इस पे फिर CH3 जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो घूमता है और ये जो घूमता है, तो इसके अंदर भी क्या है कि भाई पहली बात तो सेम प्लेन में नहीं है, तो इसमें वंडरवॉल थोड़े बहुत हैं लेकिन थोड़े कम हो गए हैं। इक्लिप्स में होता है तो बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हमेशा जरूरी नहीं है ना कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने ही रहें। हाँ। तो जनरली जब ये इधर रहेगा तो ये चीज फिर इधर नहीं, इधर जो है घूम नहीं पाएगी। जब ये हट जाएगा घूम के उधर, तो ये इधर घूम तो सकता है। दोनों एक दूसरे का रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हाँ करेंगे, सही बात, थोड़ा बहुत करेंगे। और आखिरी चीज क्या है कि इमीडिएटली नहीं अटैच्ड है ना, पहले O अटैच्ड है, उस O पे CH3 अटैच्ड है, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं वो सब। सबने लिखा है इतना? ये मतलब याद रखना है तुम्हें कम से कम एटलीस्ट इतना। यस। ठीक है भाई, तो मैं इसको देखो एक बार यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आइसोमेरिज्म में अपने पास कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन के अलावा और जो है कुछ बाकी नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि हमने जो है
एक बार बस इतना बता दो, केमिकल बॉन्डिंग में हमने वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिख लिए थे क्या? डायपोल सर मोमेंट पहला ही लिखा था। पहला ही लिखा था। एक बार जरा जल्दी से वो निकाल लो बॉन्डिंग का, बस हमें 15 मिनट्स 10-15 मिनट्स लगेगा, जल्दी से। तब तक जो है कहीं कोई जाए ना, बस मैं थोड़ा सा तुम्हें 2-3 बातें लिखवा दूं। सब लोग बॉन्डिंग कॉपी जल्दी से ग्रैब करके ले आओ भाई। ले लिया अनीश? हाँ सर। अच्छा, हमने पहला क्या लिखा था बताओ मुझे, कोई याद दिलाएगा? महक? अच्छा, हम लोग बस ये लिख रहे थे कि डायपोल मोमेंट सिस का जो है वो ट्रांस से ज्यादा होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। ये नोट किया था ना, शायद ऑर्गेनिक में भी नोट किया हुआ है हमने ये। यस सर। यस सर। अच्छा, तो सम फनी फैक्ट्स में नंबर 2 पॉइंट पे जाओ। नंबर 2 में लिखो कि जब तुम डायपोल मोमेंट कंपैरिजन पे जा रहे हो, ठीक है, व्हेन कंपेयरिंग डायपोल मोमेंट, व्हेन कंपेयरिंग म्यू, ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि डेल्टा, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है वो म्यू इज इक्वल टू डेल्टा इनटू डी है। जनरली ऐसा होता है कि डेल्टा डोमिनेट करता है डी पे, डेल्टा डोमिनेट्स डी। अगर दोनों में क्लैश हो रहा है तो डेल्टा डोमिनेट्स डी। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है, सपोज तुम्हें HF, ये सब के सब डायपोल्स हैं, HCl, HBr और HI कंपेयर करने को बोला जाए, तो HF के अंदर मेरे पास में डेल्टा बड़ा है, समझ रहे हो, लेकिन डी छोटा है। इसमें डेल्टा छोटा है लेकिन डी थोड़ा बड़ा है। इसमें डेल्टा और छोटा है, डी और बड़ा है, और इसमें डेल्टा सबसे छोटा है और डी सबसे बड़ा है। बोलो सही है? तो जब इसका हम लोग म्यू कंपेयर करते हैं तो μ1, μ2, μ3 और μ4 में एक्चुअली ये ऑर्डर है। ये लिख लो, जनरली डेल्टा डोमिनेट्स डी। अब इसका एक एग्जाम्पल जिसमें जहां पे देखो डोमिनेट नहीं करता है, ये एग्जाम्पल भी देखो पूछ लिया जाता है तुम्हें बुक्स में, थ्योरी में तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा नोट्स में कि लोगों के। वो एग्जाम्पल है CH3F, लेकिन मैं इसको क्या है मोर एज एन एक्सेप्शन नहीं मानता मैं, CH3F और CH3Cl। अगर इन दोनों, अच्छा मैं इन दोनों दोनों का डायपोल मोमेंट यहाँ पे नोट कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अच्छा, अगर मैं ड्रॉ करूं तो CF सपोज यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, तो नीचे H और H यहाँ पे, और CF मैंने CCl सपोज यहाँ ड्रॉ किया, नीचे H और H यहाँ पे। तो हिसाब से बताओ तुम किसका ज्यादा होना चाहिए था? सर ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से CH3F का। CH3F का, क्योंकि F पे डेल्टा माइनस बड़ा है, इस पे डेल्टा माइनस छोटा है ना। लेकिन वैल्यू जब देखी गई, सुनो, तो क्या है कि ये 1.84 डेबाई निकल के आता है और ये 1.85 डेबाई निकल के आता है। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पे H आएगा। अब इसके पीछे रीजन अपन क्या दे सकते हैं गाइस? या तो ये बोलो कि यहाँ पे D डोमिनेट कर गया इसके D से, या फिर एक और हम लोग रीजनिंग दे सकते हैं बच्चों। साइज। साइज किसका? Cl और F। इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर H को कितना पुश करेगा वो। ओके,
गुड। क्या बोल रहे हो संजय? सर चार्ज सेपरेशन ज्यादा रहेगा। चार्ज सेपरेशन ज्यादा, वही उसी डी की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ डी के अलावा मैं कह रहा हूँ, डी तो चलो हम बोल सकते हैं कि इसमें डेल्टा नहीं डी डोमिनेट हो गया, इसके अलावा एक सर, फैक्टर और है। जैसे आइसोमेरिज्म में अभी हम कर रहे बॉन्ड थे, एंगल। बॉन्ड एंगल। देखो मुझे बताओ कि अगर फ्लोरीन लगा है तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बॉन्ड एंगल देखते थे कि नहीं देखते थे, बताओ? यस तो फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी अपनी तरफ सक कर ले, पूरा खींच ले अपनी तरफ, ठीक है, यहां से पूरा सक कर ले, और कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा सक कर रहा है हाइड्रोजन से, तो ये जो बॉन्ड्स हैं बताओ क्या होंगे? स्प्रेड आउट होंगे कि कंप्रेस होंगे? स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट। VSEPR मॉडल से ये वाले बॉन्ड्स क्या होंगे भाई संजय? स्प्रेड आउट होंगे ना, बिकॉज VSEPR मॉडल ये बताता है कि सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर दूर जा रही है तो उसका रिपल्सिव इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन से थोड़ा सा स्प्रेड आउट होंगे। जब ये स्प्रेड आउट होंगे तो इनका वेक्टर कंपोनेंट का एडिशन रहेगा तो इसी लाइन पे, लेकिन वो क्या हो जाएगा बताओ? कम ज्यादा? कम कम हो जाएगा। हो जाएगा। थोड़ा सा कम है। और वहीं Cl का साइज हम लोग साइज से देखते हैं, साइज बड़ा होने की वजह से तुम्हें याद होगा शायद कि कैसे हमने देखा था OCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है OH2 से। यस तो सर, इसके अंदर रिलेटिवली ये क्या है, CH3 वाला पार्ट क्या है? थोड़ा सा थोड़ा कंप्रेस्ड। कंप्रेस होने की वजह से इसका जो एंगल ऐड हो रहा था, जैसे इसका तो ऊपर जा ही रहा है, इसका तो ऊपर जा ही रहा है, इसका जो एंगल ऐड हो रहा था वो थोड़ा बेटर ऐड होगा। खैर एनीवेज तुम्हें लर्न करना है, ठीक है? जैसे ऐसे और भी हैं। अब होंगे तो यार बहुत सारे। ये जो है ये वाला एग्जांपल लर्न करवा देते हैं सब लोग, इसको तो लर्न कर लो कम से कम। ठीक है, द सेम विद द सेम लॉजिक हम लोग एक्चुअली देखो, जैसे मैं एक थर्ड पॉइंट देखो मैं लिखता हूं। थर्ड पॉइंट इज कि अगर मैं तुम्हें CH3Cl, तुम्हें याद है कभी मैंने इसका डायपोलमेंट तुम्हें एक चॉकलेट सवाल पूछा था, CH3Cl वर्सेस CHCl3? यस सर, याद है? डायपोलमेंट क्या आ रहा था इसका भाई? सारे एंगल्स परफेक्ट मान ले, डायपोलमेंट क्या आ रहा था प्रतीक्षा इसका? सर μ1 प्लस μ2। μ1 प्लस μ2 आ रहा था, बिल्कुल सही। अब आज मुझे बताओ, तुम इन दोनों को कंपेयर करो तो बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो एक तरफ मेरे पास में CH3Cl है, जिसमें एक Cl जो है वो तीनों हाइड्रोजन्स को एक्चुअली कंप्रेस करता है, H और H तीनों को कंप्रेस करता है। और एक तरफ मेरे पास में उल्टा, ठीक है, एक हाइड्रोजन बताओ क्या करेगा? अगर CCl4 में परफेक्ट sp3 एंगल होता तो अगर तुमने Cl हटा के वहां पे H लगा दिया तो बताओ सडनली सारे क्लोरीन्स को जगह मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी एक्सपैंड करने के लिए? ऊपर चले जाएंगे। यस सर। तो ये एक्सपैंड होते हैं। तो ये भी देखो थोड़ा सा लर्न करना, एक हम लोग इसको ट्रिक से लर्न कर सकते हैं कि साइज के मुकाबले में ध्यान रखो कि CH4 का बॉन्ड एंगल परफेक्ट है 109 डिग्री 28 मिनट, CCl4 का बॉन्ड एंगल परफेक्ट है, लेकिन CH3Cl और CHCl3 में बॉन्ड एंगल कंपैरिजन अगर करना पड़े, ठीक है, तो तुम क्या करोगे भाई? तो हम लोग ऐसे कंपेयर करेंगे किसने किसको कितना कंप्रेस किया या एक्सपैंड करने दिया, ठीक है? तो सिंस ये वाला कंप्रेस्ड है तो बताओ C से Cl ऊपर की तरफ और यहां से ये ऊपर की तरफ और ये H से C नीचे की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो कौन बड़ा होगा इन दोनों में से? पहला दूसरा? सर पहला वाला। पहला वाला, बिल्कुल सही बात है, पहला वाला ज्यादा बड़ा होगा। सर CH3Cl में CH3F की तरह H बाहर भी नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, H2O
OF2 और OCl2 में हम लोग क्या करते थे तरुण, हम लोग सिर्फ F और H वाले केस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते थे, समझ रहे हो? H और F वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते थे, बाकी तो हम साइज देखते थे ना तरुण। हाँ सर। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होता था बताओ? OCl2 is more than H2O is more than OF2। याद आया? हाँ सर। तो कुछ कुछ उसकी तरह है। तो इसलिए बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? CH3Cl का, उसके बाद में CH2Cl2 का, उसके बाद में CHCl3 का, देखो एक एक करके हटा रहा हूं मैं, और उसके बाद में CCl4 का। इट इज 1.85 डेबाई के आसपास, 1.6 डेबाई के आसपास, 1.0 डेबाई के आसपास और 0.00 डेबाई के आसपास। लिखा भाई? यस सर। इसको हटा दें, आगे चलें। बस एक दो पॉइंट और है बस। यस। अच्छा, तो अब इसमें भी देखो, सपोज ये वाला एग्जांपल देखो, थर्ड फोर्थ, इनको कंपेयर करना हो अगर, बेंजीन Cl ऑर्थो, Cl मेटा, Cl पैरा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई प्लस से माइनस, इसमें एंगल कितना है? थीटा इज 60 डिग्री, प्लस से माइनस थीटा इज 120 डिग्री 20 एंड 180। डिग्री। इसलिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट म्यू किसका? ऑर्थो मेटा पैरा किसका? ऑर्थो। ऑर्थो इज मोर देन म्यू, ऑर्थो मोर देन मेटा मोर देन पैरा, और पैरा का क्या हो जाएगा भाई? जीरो, नॉन पोलर। अच्छा, हमेशा नहीं होगा ऐसा ऑब्वियसली। अगर मैं ये लगा दूं, देखो CH3Cl, सर ऑर्डर सेम रहेगा बट जीरो नहीं होगा। नहीं ऑर्डर भी सेम नहीं होगा ना बच्चे, देखो बताता हूँ। तो इसमें पैरा का सबसे ज्यादा हो जाएगा। हाँ सब ऊपर ही डायरेक्टेड होंगे। हाँ हाँ नीचे से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा जल्दी से कॉपी करो, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ, तो अब इसके अंदर क्या दिक्कत है कि CH3 प्लस और इधर हाइब्रिडाइज पे होगा ना भाई माइनस, तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसका और इसका sp2 है, तो ये नीचे की तरफ पुष्ट होगा, और ये प्लस और माइनस, तो यहां पे थीटा कितना है भाई एंगल? 60। नहीं, 50 120 डिग्री है ना यार। नहीं 120 क्या है? हाँ 120।
मेटा में 60 होगा ना? मेटा में 60 है ना, प्लस से इधर और इधर से इधर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और इसमें थीटा इक्वल टू क्या है? 0। इसलिए पैरा इज मोर देन मेटा इज मोर देन ऑर्थो। You should actually मतलब add one more thing in अपने थोड़ा सा पेजेस अगर पीछे लेके जाओगे तो एच बॉन्डिंग जहां तुमने लिखा है, ठीक है, वहां तुम्हें देखो जैसे ये ऐड कर लेना चाहिए कि सब लोगों ने इतना लिख लिया, चाहे तो इसके बाद में ही ऐड कर लो, कोई खास बात नहीं है, चलेगा, इसी में कंटिन्यू कर लो 4 लाइन और। पहले तो मुझे कॉमन सेंस बताओ, तुम्हें समझ में आता है कि एच बॉन्डिंग, ये भी पता है बच्चे, मैं एक्चुअली पढ़ा के चला जाता हूँ, बच्चे जो है इसके अंदर फंसे ही रह जाते हैं कि एच बॉन्डिंग किस किस में हो रही है, CH4 CH3OH H2O NH2OH CH3CHO CH3COOH और C6H6। हाँ भाई, तो लिखा यस सर। एच बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन थी, याद है क्या तुल्लिका? हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए? फ्लोरीन। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। कौन कौन से एलिमेंट्स? हाँ हाँ, बाकी लोग ठीक है, जवाब दे रहे हैं टेक्स्ट पे, ठीक है, तो लिखा सर याद नहीं आ रहा। ओके। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा डांट लूं तुल्लिका, तुम्हारा अगर कमजोर दिल है तो कान बंद कर लो एक बार, सुन ना पाओगी तुम। स्कूल चालू है क्या तुल्लिका? यस सर। काफी प्रेशर पड़ रहा है क्या भाई सब तरफ से? मैनेज नहीं हो पा रहा क्या? नहीं सर, ये थोड़ा पहले किया था, रिवाइज कर लूंगी आज। इसमें रिवीजन की जरूरत थोड़ी होती है बेटा, पीरियड टेबल बैठ के तुम लर्न थोड़ी करती रहती हो हर जो 2 महीने में। हाँ भाई, हाइड्रोजन FON से अटैच होना चाहिए, तो CH4 में एच बॉन्डिंग है क्या? वही, अगर वही 5 लोग जवाब देते रहे तो क्या फायदा, क्या 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 यूज है उस बात का भाई? वेदांत, CH4 में एच बॉन्डिंग है क्या? नहीं सर। CH3OH में है क्या? हाँ सर। H2O में है क्या? नहीं सर, वो है सर। लाख कर रहे हो कि वाटर में एच बॉन्डिंग नहीं है क्या यार? है सर। अरे एच सुनो, मन में अपने अपने मन में लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बना के सोचो ना, इसका तुरंत लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कौन किससे कैसे बॉन्डेड है, ये तुम्हारा काम है कि तुम्हें मन में फटाफट सोचना है। NH2OH में एच बॉन्डिंग है कि नहीं है? है सर। CH3CHO में है कि नहीं है? हाँ सर। मन में स्ट्रक्चर सोचो, मन में देखो वेदांत, मन में क्यों नहीं है बताओ इसमें एच बॉन्डिंग? नहीं सर। क्यों नहीं है? सर वो पे अटैच नहीं है। या फिर CH3COH में है क्या? सर है सर। बेंजीन में है क्या? नहीं सर।
है कि नहीं, हाँ कि ना? क्या बोला तुमने? नहीं है ना भाई, FON है ही नहीं तो कहां से एच बॉन्डिंग होगी? नहीं सर, नहीं बोला। वही तो पूछ रहा हूँ दोबारा। सर आप ऐसे फंसा देते हैं वापस पूछ के, फिर डाउट होने लगता है। मेरे को सुनाई नहीं दिया यार, मैं क्या करूं? मैं तुमसे ज्यादा मैं जो फंसा रहता हूँ कि गलत बोल देगा तो सब जो पढ़ा है वो अभी घुड़गोबर हो जाएगा। तुमको तुमको क्या फंसा हुआ फील होता है? मेरी यहाँ गले में जान अटकी रहती है। तो इसका इफेक्ट एच बॉन्डिंग का क्या है? अब देखो मुझे बताओ कि HF, HCl, HBr और HI, कोई गूगल पे, सुनो, बगल में गूगल खोलेगा और मुझे इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताएगा? भाई सुनो, HI का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बोलो जल्दी से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HI। इन चारों का जल्दी जल्दी बाकी लोग ढूंढ के रख सकते हैं भाई। सर HF का 19 -35 नहीं, पहले HI -35 -35 डिग्री सेल्सियस। HBr बताओ, -66 -66 डिग्री सेल्सियस। बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? HI का? यस सर। बोलो Yes, sir. रीजन क्या है, बताओ HI की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का। सर एच बॉन्डिंग अरे नहीं यार, एच बॉन्ड मारो, पार्थ को चला दो इसको। सुनो, अरे याद है तुम्हें, यहां से यहां तक रीजन क्या है? फॉर यहां से यहां तक रीजन वो है ना, फॉर सेम टाइप ऑफ फोर्स। सॉरी सर, मैं वो मोलर मास। हाँ, फॉर सेम टाइप ऑफ फोर्स मोलर मास इंक्रीज करता है तो फोर्स इंक्रीज करता है। याद आया, मैंने लिखा था भाई ये। हाँ सर, मैं गलत कर दूँ सर। नहीं, हाँ देखो ना महक, इसका आंसर देखो, म्यू भी नहीं है, म्यू तो HBr का ज्यादा है, लेकिन मोलर मास ज्यादा है ना, बताओ इसका। यस सर। अच्छा, HCl का कितना है बताओ वैल्यू? -85, इसलिए HCl देखो गैस प्रेफर करता है वो, देखो ये, ठीक है। और लास्ट में मुझे बताओ HF का कितना है? 23 या 19.5 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। नाउ दैट इज एस्टोनिशिंग, बताओ है कि नहीं? यस यस सर। तो इसका मतलब देखो, इसका ऑर्डर क्या है कि ये बॉइलिंग पॉइंट में HF को लोएस्ट होना चाहिए था बिकॉज ऑफ मोलर मास, लेकिन इसके पास में क्या है बताओ? H बॉन्डिंग है कि नहीं? इसलिए ये हाईएस्ट बन जाता है। ये बात सही है। अब इसी तरह से मुझे बताओ जल्दी से, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है बताओ? मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू बताओ HI की कितनी है? -122 बता रहा है भाई मुझे कोई सम्यक, सही है कि चेक कर लो। HBr की बता दो। -87 -86। HCl की बता दो। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था। -114 HBr की कितनी है? सर HCl का -114 HCl का -114। HCl की -114 है। HBr की कितनी है? तो HI की 122 नहीं होगी गाइस, है क्या? HI की -51 -51। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं, -51 -51। और फाइनली HF की बताओ। -83। अब यहां पे बताओ, एक लोचा हो गया। एक्सेप्शन में भी देखो रायता फैल रहा है। नाउ टेल मी दिस थिंग कि ये हाईएस्ट तो हुआ नहीं अब, -83। अगेन आई एम एक्चुअली डाउटफुल कि ये 83 ये सही है क्या ये? हाँ सही है, चलो। इसका मतलब देखो, अब इस बार क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट में इसने HCl को बीट किया, HBr को बीट किया, लेकिन यहां फंस गया। अब नेचर देखो एक्सेप्शन बनाता है, तो नेचर एक्सेप्शन हमेशा जरूरी है फिक्स पैटर्न में बनाए। तो हम क्या बोलेंगे
कि बाकी सबको इसका एच बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट में बीट कर देता है, लेकिन HI का मोलर मास इतना ज्यादा है कि मेल्टिंग पॉइंट में HF के लो मोलर मास के साथ में एच बॉन्डिंग की वजह से जो इफेक्ट आया है उसको भी ओवरकम कर लेता है। समझ रहे हो क्या? काम की बात यह है कि ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में सेकंड हाईएस्ट है। ये समझे क्या? अब Yes, ये sir. सेम एक्टिविटी हम लोग एक बार इसके लिए करते हैं। देखो H2O उससे TPO और सेम एक्टिविटी NH3 अमोनिया SBH3 सॉरी PH3 ASH3 SBH3। Why does this effect come in boiling point? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट में इफेक्ट आया ना। कौन सा इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट में? देखो काम की बात ये है, सुनो, ये यहां से यहां तक का जो ट्रेंड रहेगा ये बताओ सिंपल है, बोलो है क्या? समझ में आ रहे हो? ये जो है ये एक्चुअली ऑर्डर में है सब कुछ, और ये तीनों जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं। NH3 H2 और HF तीनों एक्सेप्शंस हैं। तो जल्दी से बताओ मुझे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो इसका मुझे बॉइलिंग पॉइंट तो पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। H2S का बताओ भाई क्या है बॉइलिंग पॉइंट? -60। -60। वाटर बहुत आगे है भाई। उसके अगले वाले का बताओ भाई H2SE का। -41.25। -41। H2 भी बहुत आगे है। उसके लास्ट वाले का बताओ भाई। -49। -49। इसका मतलब अगेन एक बात क्लियर है, यहाँ भी कुछ लोचा हुआ है गाइस। इसमें मेरे को -2.2। -2। हाँ सही नहीं है ना, ये -49 नहीं होगा, -2 आ रहा है ना। यस सर। हाँ यही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अभी भी यही ऑर्डर है। देखो ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन? वाटर। और मेल्टिंग पॉइंट भी तुम चेक करना। सुनो गाइस, पता है सबसे बड़ा कौन निकल के आएगा? वाटर। अब अमोनिया में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में फिर क्या ऑर्डर है पता है? ये मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया सबसे हाईएस्ट है SbH3 के नीचे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया SbH3 के ऊपर और ASH3 के बीच में, ASH3 के नीचे आ जाता है। अगर तुम इस शेप को देखोगे तो तुम्हें शेप में अजीब सी सिमेट्री नजर आ रही है। देखो ऐसे, फिर ये Yes. एक थोड़ा कम, फिर बीच वाले दोनों हाईएस्ट, और इधर वाला एक ऐसे और एक ऐसे, Mirror image. सॉर्ट ऑफ। सिमेट्री फोर्स। बिल्कुल सही बात है। एक वो तो तुम्हें डायरेक्टली ऐसे सवाल अगर मिलते हैं तो तुम्हें ऑर्डर याद होना चाहिए इन सब का। अपने अपने ग्रुप में सबके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तुम्हें इस पैटर्न से याद होना चाहिए। तो ऊपर का हटा दिया जाए, सुनो, तो हमेशा नीचे वाले का ज्यादा है फिर ज्यादा है, नीचे वाले का ज्यादा है फिर ज्यादा है। ये ठीक है क्या? Yes. सबने लिखा ये? यस Yes, sir. ठीक है। तो मैं रिमेनिंग बचे हुए 10 मिनट में 10-15 मिनट जो है हम GOC के साथ बिता लें। सर आप बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन एक बार सिखा सकते वो है ना, जब अभी वो होगा ना बेटा, रेजोनेंस होगा ना, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा। एक बार रेजोनेंस अब हम GOC में ही करेंगे, हम अलग से अब इसमें नहीं करेंगे बॉन्डिंग में। जब यहाँ का रेजोनेंस होगा ना तो तुमसे इसके सवाल सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको बॉन्डिंग के लिए जो रिंग का साइज था वो आप क्या बोले थे? इंट्रा एच बॉन्डिंग के लिए रिंग का साइज हमने लिखा हुआ है ना, 5 से 6 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए। देखो एच बॉन्डिंग के नोट्स में है अपने, ये है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वगैरह का जो केस है। अच्छा
मैं स्टॉप कर रहा हूं भाई इसे। अब क्या प्रॉब्लम है भाई, नाउ यू आर एंटरिंग द फेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज, क्या बोला जाए, हॉरिफिक। हाँ मतलब यार वो क्या, एक मिनट, पहले तो मेरे पास ही सॉफ्ट कॉपी उसकी, इनऑर्गेनिक से ज्यादा डरावनी तो नहीं हो सकती। इससे डरावनी इनऑर्गेनिक नहीं। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं पार्थ, लेट मी मोटिवेट यू, ये तीनों में सबसे ज्यादा डरावनी है पार्थ। थैंक यू सर ये मोटिवेशन था क्या? सर। मेरे पापा ने बोला था कि इनऑर्गेनिक सबसे tough है। हाँ एक्चुअली मतलब इन अ सेंस उन्होंने सही बताया, उन्होंने गलत नहीं बताया, बट क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है ना, ये एक्चुअली इवॉल्व होते होते जो है ना, इसको एकदम शिट कर दिया सब लोगों ने मिलके, समझ रहे हो, सब लोगों ने मिलके Okay, sir. एकदम रायता बना दिया है। इफ इट वुड हैव बीन अंडर कंट्रोल तो अच्छा होता, ये एक्चुअली फन होता। आज के टाइम पे एक्सेप्शन पूछना ज्यादा डर की बात मानी जाती है नॉर्मल ट्रेंड के बजाय, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब तुम्हें कोई बैठ के सब समझाए और फिर 4 एग्जाम्पल दे दे एक्सेप्शन के, और पेपर में ये पूछा जाए बच्चे से कि अरे उसका मतलब मैंने अगर आसान पेपर बना दिया तो मेरी बेइज्जती हो गई, अरे इन्होंने क्या ही ऑर्गेनिक पढ़ाया। पेपर तो भाई वहां पे आता है फिटजी में, या पेपर तो भाई पेस में आता है जहां पे एकदम फट जाती है। तो गुस्से में फिर अगली बार मैंने ऐसा पेपर बनाया जो उन लोगों से सॉल्व नहीं होगा, फिर वो ऐसे क्या है, खेलते खेलते बच्चे की वाट लग जाती है इन सब में, मस्ती करते करते। तो बॉटम लाइन इज कि इवन इफ इट इज नॉट शिट, तो आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक दिस शिट फॉर यू। तो मुझे कोई एक बार जरा वो, हाँ बोलो, मुझे कोई एक बार ये पीडीएफ भेज दो एक बार यार, वो जीओसी का जो मैंने भेजा था मुझे मिल नहीं रहा है इस पे डाउनलोड करने के लिए। सर पार्थ की सेल्फी से काम नहीं चलेगा। अरे पार्थ की शक्ल पे थोड़ी लिखना है यार। भेज दिया। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ मिल गया गॉट इट। अरे ये नहीं, ओहो हाँ ये बस एक सेकंड। तो तो हम जब ये पूरा पीडीएफ भर लेंगे तो मैं इसका, मेरे पास में इसका क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी, फिल्ड पीडीएफ का सॉफ्ट कॉपी भी है, वही मैं तुम्हें भेज दूंगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में इसलिए नहीं भेजा ऑब्वियसली, ताकि तुम एटलीस्ट पहली बार तो इसको भरने का फॉर्मेलिटी अपने हाथों से पूरा कर पाओ। तो आई विल ट्राई टू सेंड फिल्ड नोट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज, ठीक है, बिफोर क्लास नोट्स ऑल्सो हर बार। और सबको दिख रहा है भाई? हाँ सर। Yes, sir. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखो पहले तो अपना एम क्या है, ठीक है, दिस इज एन अटेम्प्ट, ठीक है, जो कि इसकी हेडिंग में तुम्हें रेगुलर रिवीजन रिक्वायर्ड, मतलब देखो फिर जी गाइस, जिसको अपने ऑर्गेनिक के बेसिक्स में प्रॉब्लम लगती है तुम्हें इसमें बैठना चाहिए, ठीक है। बाकी बेसिक्स के बाद में क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह में दिक्कत आ रही है, तब फिर तुम इसको देख सकते हो, तुम इसको स्किप कर सकते हो। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें फील्ड नोट्स भेज सकता हूँ फिर जी गाइस, तो तुम उसको देख सकते हो, उसको पढ़ के गो थ्रू कर सकते हो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फिर अप टू यू। लेकिन ऑब्वियसली पहली बार जब हम शुरू करते हैं थोड़ा टाइम जाता है, जो चीज़ें बहुत सिंपल होंगी
उसमें तुम थोड़ा सा बोर हो सकते हो, लेकिन उनके लिए जो चीज नहीं है उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपने को, ठीक है? तो तुम देख लेना, देखो अपने हिसाब से। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट्स लाइक ABCD ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, समझ रहे हो? इट्स लाइक ABCD ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि हम लोग हर मॉलिक्यूल, रिएक्शन तो बाद में होगा, पहले उस मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, मॉलिक्यूल कितना खुश है, मॉलिक्यूल एसिडिक है, मॉलिक्यूल बेसिक है, मॉलिक्यूल उससे ज्यादा एसिडिक है या उससे कम एसिडिक है, और किन रीजंस की वजह से वो एक्चुअली एसिडिक बेसिक, ठीक है, या फिर रिएक्टिव बनता है या स्टेबिलिटी आती है, ठीक है? हम वो सब चीजें, हम बेसिक ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, जो है वो एक्चुअली सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है? तो दिस इज लाइक, जैसे रोटेशन चल रहा है तुम्हारा फिजिक्स में, यस सर। यस सर। तो रोटेशन पढ़ने से पहले किसी जो है जमाने में तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किया करते थे ना, हाँ सर। समझ रहे हो? तो ये एक्चुअली क्या है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर रोटेशन है, ठीक है, तो ये जो है ये एक्चुअली उसका न्यूटन लॉस ऑफ मोशन है, या ऐसे बोला जाए कि ठीक है वेक्टर्स है ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, समझ रहे हो? प्री रिक्विजिट्स है, बिल्कुल। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स चैप्टर है ये, ठीक है? तो this is attempting to understand the stability and chemical nature of different species by small effects that arise within the molecule. For example, guys, मेरे पास में 4 जो है एसिड्स लिखे हुए हैं, तो मैं इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर देखो नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। हार्दिक, तुम हो गए क्लास में भाई? कब से तुम्हारी कुछ आवाज सुनी नहीं, एकदम गायब हो तुम, है कि नहीं भाई हार्दिक? गायब, मीटिंग में नहीं, मीटिंग में नहीं, ओके। वी हैव टू ड्रॉ दिस, ऑब्वियसली वी हैव टू ड्रॉ दिस, ठीक है? अपने अपने प्रिंटेड नोट्स निकालो, ठीक है, और हमें ये बनाना है, सर एक बार आप पूरा बना लीजिए, उसके बाद मैं बनाऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हार्दिक का वो क्योंकि एक बार गलत हो गया तो फिर वो प्रिंट आउट है, हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तुम्हें 2-3 आइटम्स और अपने पास रखने चाहिए, जस्ट, ठीक है, फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूँ। अपना वाइटनर लेके रखो भाई, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी कुछ करना है तुम्हें कचरा इसी में करना है। सब पेंसिल से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, पेंसिल से यार वो एक्चुअली मिटा जाएगा, देख लेना भैया, डबल काम मत करना, ये ध्यान रखना, तुम्हें इसको अपनी वसीयत में फ्रेम करवा के नहीं गड़वाना है जमीन के अंदर। यूज इट प्रॉपरली, रफ होने दो चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना अपने हिसाब से, तुम बड़े बच्चे हो, ठीक है? गर्ल्स, अपने अंदर की नीटनेस की फीलिंग थोड़ी दबा के चलना, ठीक है? सर ऐसे पार्थ को भी तो बोलिए सर, ऐसे थोड़ी होता है। पार्थ के लिए तो मुझे लग रहा है मेरे को उसको जो है ना 2x कॉपी जूम करवा के भेजनी चाहिए थी, वो एक ही एसिड के स्ट्रक्चर में भर देगा पूरी, ठीक है? बाकी मैंने हैंडराइटिंग छोटी की है। अच्छा, बाकी मैं लड़कियों को बोलूंगा कि प्लीज जो मेरे स्टैंडर्ड्स हैं राइटिंग के उसी से मैचअप करना। तो मैं अच्छा नहीं लग रहा है मेरी राइटिंग, तो भी अब कोई इलाज नहीं है। देखो, तो CH2F, तो दिस इज एक्चुअली CFH एंड H। स्टीरियो केमिस्ट्री गई तेल लेने, मैं अभी वेज डैश में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? अगला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? दिस इज C डबल बॉन्ड O और H, और दिस इज Cl H और H। अगला स्ट्रक्चर पे CBr है, चारों स्ट्रक्चर्स बना लो भाई, C डबल बॉन्ड O H C, ठीक है, पे Br और H और H। एटलीस्ट फिर भी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं होते हुए भी कम से कम मैं sp2 का 120 डिग्री एंगल मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज C डबल बॉन्ड O एंड OH, एंड इसके ऊपर C पे H, CH2 CH3 है, तो CH H और इसके ऊपर एक CH3, ठीक है? दिस इज CH H और H। अब गाइज इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये चारों एसिड्स हैं, एंड सुनो मुझे इसमें बहुत ही बेसिक सी बात है, चारों एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। सपोज मुझे कंपेयर करना होता,
सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है गाइस इसके अंदर, वो जो है मैं मार्क कर देता हूं। देखो इतना पार्ट सब में कॉमन है, दिस HOCOCH2 वाला पार्ट जो है ये सबका कॉमन है कि नहीं बताओ। तो जो भी कुछ चेंज इसमें आने वाला है वो इस पार्ट की वजह से नहीं आने वाला। व्हाट इज द ग्रुप दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग, उसको मार्क कर देता हूं, दिस एटम, दिस एटम, दिस एटम, दिस एटम। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब इसका इफेक्ट देखते हैं हम लोग। F और C के सिग्मा बॉन्ड में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, टसल इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो F कार्बन पे कैसा इफेक्ट डालता है बताओ? इलेक्ट्रॉन खींचता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन से? खींच लेता खींचता है। तो देखो मैं उस चीज को यहाँ पे एरो से डिनोट करता हूं, ऐसे तुम भी ऐसे एरो ड्रॉ करो, ऐसे 4 एरोज ड्रॉ करो। अच्छा एक्चुअली क्या है पता है, हाइड्रोजन कार्बन को एरोज से दे रहा है, हाइड्रोजन कार्बन को एरोज से दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी देखो 2-2 एरोज ड्रॉ करो, लेकिन इतना इफेक्ट सब में कॉमन होने की वजह से ये भी दे रहा है ना, सब जगह हाइड्रोजन कार्बन को दे रहा है 2-2 एरोज से। देखो दे दो, 2-2 एरोज से दे दो इसको, इतना इफेक्ट कॉमन होने की वजह से। ठीक है, दिस कॉमन इफेक्ट इज कैंसल्ड, कॉमन सो इग्नोर्ड इन कंपैरिजन। सर जितना अमाउंट देगा वो तो डिफर करेगा ना थोड़ा सा? थोड़ा सा करेगा, ऐसा तुम बताओ क्यों डिफर करेगा? सर क्योंकि अगर Cl ने ज्यादा, मतलब F ने Cl से ज्यादा खींचा है तो C पे डेल्टा पॉजिटिव जो आया वो ज्यादा होगा। सर बॉन्ड एंगल। हाँ सही बात है, तो कार्बन हाइड्रोजन से थोड़ा ज्यादा खींच लेगा, राइट? हाँ सर। हाँ अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर उसने थोड़ा ज्यादा खींच भी लिया तो क्या कभी ऐसा होगा शिवेन कि हाइड्रोजन ने उसको इतना दे दिया कि कार्बन से जो ज्यादा खींचा गया था उसका डेफिशिएंसी ओवरकम हो गया, इसके पास ज्यादा इकट्ठा हो गया कार्बन के पास में? इज इट गोइंग सर टू इतना देने के लिए है ही नहीं। ऐसा? मतलब इट्स लाइक देखो, इट्स लाइक मतलब मैं जो है कुछ मतलब ऐसी बात कर रहा हूं कि मैंने जो है तुमको मतलब इतना मारा, ठीक है, कि तुमने जो है अपने सबऑर्डिनेट्स, या मैंने तुमसे इतनी रिश्वत ली कि तुमने अपने सबऑर्डिनेट से इतनी कस के रिश्वत ली कि तुम और ज्यादा पैसे वाले हो गए। ये तो नहीं हो सकता ना यार, समझ रहे हो? नहीं सर। तो इन शॉर्ट दैट मिनिस्कल डिफरेंस, एक बहुत छोटा सा अगर कुछ इफेक्ट आया भी है तो दैट इज एनी विच वे इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल आउटकम जो हम चाहते हैं करना। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है। सर तो कॉमन में सब कुछ आइडियल लेके चले। हाँ कॉमन में सब कुछ आइडियल लेके चलोगे, कॉमन मतलब इज कॉमन, उसका इफेक्ट सब पे सेम रहेगा। तो जाओ यार, स्टाइलस ही चला गया है। तुम्हारी क्लास नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? एकदम सर ये क्लासेस 6:30 से हो जाएगी शायद से। 1 मिनट को 5 मिनट छोड़ रहा हूँ। माई लैपटॉप इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग माई स्टाइलस। ठीक है चलो, ले नहीं रहा है। ओह लिया, नाइस। हाँ इग्नोर्ड, कॉमन सो इग्नोर्ड इन कंपैरिजन। अब F ने बताओ C से खींचा, अब बताओ Cl भी C से खींचेगा, राइट गाइस? यस सर। अब Cl C से खींचेगा, वो अमाउंट क्या होगा बताओ? इससे कम होगा। F के कंपैरिजन में तो तुम बस इतना देखो, मेक श्योर करना, अगर तुमने यहाँ 4 एरोज लगाए हैं तो यहाँ पे एरोज का नंबर थोड़ा चेंज कर देना, 3 एरोज लगाओ। यहाँ Br में 2 एरोज लगाना, ठीक है? और CH3 का इफेक्ट क्या है गाइस? CH3 का इफेक्ट क्या है कि ये H, ये तीनों H कार्बन को देते हैं 2-2। देखो इसका मतलब इस कार्बन पे इतना इकट्ठा हो जाता है कि दिस CH3 ग्रुप एंड्स अप डोनेटिंग टू दिस कार्बन मोर। तो 2 एरोज जो है वो इसके अंदर घुसा देना। इस छोटे से पुल और पुश का जो इफेक्ट है गाइस, ये इस हाइड्रोजन के एसिडिक स्ट्रेंथ पे जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। दैट इज सो, ऐसे एक तरफ से देखो तो लगता है दैट इज सो वियर्ड कि किसी मॉलिक्यूल के कोने में कुछ काम हो रहा है, उसका रिपरकशन यहाँ फेस करना पड़ रहा है। एंड दूसरी तरफ से देखो तो दिस इज सच अ कॉमन सेंस कि मतलब एक्चुअली इफेक्ट तो आना ही चाहिए थोड़ा बहुत सबका एक दूसरे पे।
तो इसलिए क्या है, दिस since this F is pulling from this carbon, so this carbon ends up slightly pulling from this carbon. And ठीक है, इमेजिन, सुनो, ऑक्सीजन जो है ना, देखो ऐसे सोचो, ऑक्सीजन क्या है कि एक्चुअली वो हफ्ता वसूली करता है। मान लो ऑक्सीजन जो है ये एक्चुअली बोलता है कि उसको 100 चाहिए, इट नीड्स 100, ठीक है, इट नीड्स 100। तो जब वो इस केस में CH3 के डोनेशन की वजह से इसे थोड़ा सा यहां से ज्यादा मिल जाता है, सपोज क्या हो गया बताओ, इसे 20 यहां से मिल गया, तो अब ये हाइड्रोजन से क्या लेगा बताओ, 80 खींचेगा, इसका पेट भर गया ऑक्सीजन का। लेकिन यहां इसने दिया तो नहीं, उल्टा Br ने थोड़ा सा खींच और लिया इस C से, तो यहां से 20 की जगह ऐसे एक्चुअली 15 ही मिला, तो अब ये इससे 85 खींचेगा। मतलब ये क्योंकि इस ऑक्सीजन को यहां से नहीं मिल रहा है पूरा कार्बन की तरफ से, तो ये हाइड्रोजन से और ज्यादा खींचता है, ठीक है। बेसिकली खींच मतलब और पास ला रहा है atom को। The amount pulled from hydrogen keeps on changing because Cl is pulling from carbon, this carbon is pulling from this carbon, and this carbon pulls from this oxygen, so this oxygen pulls from this hydrogen even more, and the same goes for this। एक slight arrow का difference यहाँ तक feel होता है, तो ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा खिंचवाता है, सबसे ज्यादा खिंचवाता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, जो इसमें 4 एरोज ड्रॉ कर लेना है। My malfunctioning stylus is doing wonders, ठीक है। तो ये रीजन है। सबसे ज्यादा एसिडिक इन सब में से कौन है बताओ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? जो C2H5 जिसमें F लगा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस किस पे आ रहा है गाइस? सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस किस पे आ रहा है? फिर वो डिसोसिएट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ना H को। क्यों 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 सर वो फ्लोरीन की वजह से वो और खींच के रखा है H को। अरे नहीं नहीं नहीं, वो H को नहीं खींच रहा है, पागल हो गया। तुमको जो है किसी का टिफिन खाना है, समझ रहे हो, तो तुम उसके बाल थोड़ी पकड़ लोगे बे, टिफिन में हाथ डालो और छीनो उसमें से। वो H नहीं खींच रहा है, वो क्या खींच रहा है शौनक? वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है भाई। ओके, तो H के ऊपर डेल्टा प्लस बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? हाँ सर। ठीक है, तो इसका डेल्टा प्लस जो है वो सबसे बड़ा है, समझ रहे हो गाइस? यहाँ पे जो है यू कैन जस्ट राइट, ठीक है, डेल्टा प्लस सबसे बड़ा है, इसका डेल्टा प्लस थोड़ा छोटा लिखो, इसका डेल्टा प्लस और छोटा लिखो, और इसका डेल्टा प्लस लीस्ट लिखो। इतना काम कर लो, ये 4 चीजें ऐड कर लो। लिखा? और इस बात का प्रूफ देखो एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से है, जो नीचे देखो डेटा लिखा है। सिंस के का कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज्यादा के किसका है भाई? के क्या डिनोट करता है बताओ? जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना H+ ज्यादा होगा, एसिडिक कोएफिशिएंट है ना? जितना H+ ज्यादा होगा Ha कम होगा, तो के उतना ज्यादा होगा, तो pK क्या होगा बताओ? उतना ही कम होगा। कम होगा। कम होगा। तो ये मतलब डेटा से ये 4 डेटा निकाला गया, जब इन चारों एसिड्स का 4 डेटा निकाला गया, इट इज क्वाइट एविडेंट। देखो 2.66 सबसे कम पीके है, ये साइन लगाना इनक्वालिटी का, फिर 2.81, फिर 2.86, एंड सडनली तुम देखो एक रिमार्केड चेंज आ गया। देखो यहाँ पे जब तुमने खींचना बंद करके देना शुरू कर दिया, तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 एंड दिस। समझ रहे हो क्या? Yes, sir. This is the first example with which we started our GOC, because you need to understand that what is our aim. हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट्स, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट्स, रेजोनेंस इफेक्ट्स, डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे, हम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन कैसे टग ऑफ वॉर में खेल रहा है, जीत रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी नॉट वेरी एक्साइटिंग, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। सबने यहाँ तक नोट किया भाई? कोशिश करो नेक्स्ट क्लास तक भाई प्लीज प्रोक्योर कर लो अपना। हो सकता है पुष्पक सर के यहाँ पे जो है कुछ तो कोविड पॉजिटिव का सीन हुआ है, हाँ और सर, बताया था सर ने। हाँ सर। हाँ सर, घर पे और थोड़ा फैला है। हो सकता है उनकी क्लास जो है नेक्स्ट क्लास मैं ले लूँ, तो जिन लोगों के पास पॉसिबल है वो और जल्दी निकलवा लें ज़ेरॉक्स, नहीं निकाला है तो नहीं पॉसिबल है तो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। चलो भाई गाइस, ठीक है, थैंक यू, मैं इसको रखता हूँ अभी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।